हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर। और आज पढ़ेंगे वर्ब के बारे में कि वर्ब क्या होती है और इसको कैसे पहचानेंगे। तो ये पैरामाउंट बुक का फर्स्ट चैप्टर है वर्ब बेसिक। वर्ब कहते किसे हैं? वर्ब किसी काम होने के बारे में बताता है कि कोई सब्जेक्ट क्या कर रहा है। तो जो भी डूइंग वर्ड होता है उसे वर्ब कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है डूइंग वर्ड। वर्ब को दो भागों में बांटा जा सकता है। फर्स्ट यहाँ पर दी गई है हेल्पिंग वर्ब, फिर सेकेंड है मेन वर्ब। हेल्पिंग वर्ब भी दो पार्टों में टूटी है, मॉडल, और सेकेंड है प्राइमरी ऑक्सिलरीज वर्ब जिसमें आती है बी, डू, हैव, फॉर्म। और मेन वर्ब में ये इन्फानाइट होती है। अब इसके बारे में बताएंगे स्टेप बाय स्टेप। पहले पढ़ते हैं मॉडल वर्ब के बारे में। ये मॉडल जो वर्ब है इसके बारे में पहले डिस्कस करते हैं। जो मेन वर्ब का कार्य नहीं कर सकते, कैन, कुड, में, ईटीसी। जैसे यहाँ पर दिए गए हैं कि कैन है, कैन का प्रयोग हम मेन वर्ब के रूप में यूज नहीं कर सकते, इसको सिर्फ हेल्पिंग वर्ब के रूप में ही यूज कर सकते हैं। हेल्पिंग वर्ब क्या होती हैं? हेल्पिंग वर्ब से हमको ये पता चलता है कि टेंस कौन से समय में हुआ था, प्रेजेंट में, पास्ट में, फ्यूचर में। सिर्फ इतना हमको आइडेंटिफाई होता है, और क्या किया था इसके बारे में हमें मेन वर्ब से पता चलता है। ठीक है, अब आते हैं यहाँ पर जैसे नोट में दिया गया है नीड, डेयर एंड यूज टू मार्जिनल ऑक्सिलरीज वर्ब। नीड एंड डेयर मॉडल वर्ब एवं मेन वर्ब दोनों का कार्य कर सकते हैं। कुछ ऐसी वर्ब्स होती हैं जो दोनों में ही यूज की जा सकती हैं। यूज टू मॉडल वर्ब ये दोनों का कार्य कर सकते हैं, एडजेक्टिव और वर्ब दोनों का ही यूज कर सकते हैं। सेकेंड आते हैं प्राइमरी ऑक्सिलरीज वर्ब। ये तो प्राइमरी ऑक्सिलरीज वर्ब क्या होती हैं? बी फॉर्म वाली होती हैं, और डू फॉर्म वाली होती हैं, और हैव फॉर्म वाली होती हैं। तो बी फॉर्म वाली कौन कौन सी होती हैं? जैसे बी से बता देते हैं। बी फॉर्म में आता है इज, एम, आर, वॉज, बर, और इसके बाद बीन। ये तो हो गए बी फॉर्म। इसके बाद आते हैं डू वाले में। तो डू वाले में डू, डज और डिड। इसके बाद आते हैं हैव वाले में। तो हैव वाले हैज, हैव और हैड। ठीक है, ये होती हैं प्राइमरी ऑक्सिलरीज वर्ब, बी, डू, हैव वर्ब। अब इसके बाद में पढ़ेंगे मेन वर्ब। मेन वर्ब क्या होती है? मेन वर्ब होती हैं इनफाइनाइट, अनंत। इनकी पहचान कैसे करते हैं? लास्ट में ना लगाकर या ओ लगाकर कोई भी वर्ब बना सकते हैं। जैसे हंसना, गाना, पढ़ना, सोना, लिखना, जाना, आना, ठीक है, रोना। तो इस तरीके से ये मेन वर्ब होती हैं। और सेकेंड, दूसरे तरीके से हम इसकी पहचान कर सकते हैं कि मेन वर्ब को 5 तरीके से लिख सकते हैं। मेन वर्ब की 5 वर्ब बना सकते हैं, बस यही पहचान है। जैसे यहाँ पे हमने लिखा गो, गो मेन वर्ब हो गई, ठीक है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। इसके बाद सेकेंड हो जाएगी बेंट, वर्ब की सेकेंड फॉर्म। फिर उसके बाद हो जाएगा गॉन, वर्ब की थर्ड फॉर्म। इसके बाद यहाँ पर गोइंग लिख देते हैं, गोइंग, तो ये हो जाएगी वर्ब की फोर्थ फॉर्म। इसके बाद यहाँ पे लिख दिया मैंने गोज, गोज हो जाएगी वर्ब की फिफ्थ फॉर्म। तो मेन वर्ब में जो एक वर्ड या एक वर्ब होगी उसको हम 5 वर्ब में लिख सकते हैं, वो कहलाएगी मेन वर्ब। और जो हेल्पिंग वर्ब होगी उसके 5 रूप नहीं बना सकते। इज है, इज को हम ना तो इजिंग कर सकते हैं ऐसे, और ना ही इजेस कर सकते हैं, और ना ही यहाँ पर हम इजेस की कोई सेकंड फॉर्म यूज कर सकते हैं। तो ये हमारी हेल्पिंग वर्ब होती हैं। सिर्फ इज से हमें ये पता चलता है कि टेंस प्रेजेंट का है, और अगर बाज है तो इसका मतलब पता चलेगा कि ये टेंस पास्ट का है, और ऐसे बिल या सेल दे रखा है तो इसका मतलब है कि वो टेंस फ्यूचर का है। बस इतनी पहचान होती है। और मेन वर्ब से हमको ये पता चलता है कि जो मेन वर्ब है उसका कौन सा पार्ट यूज किया गया है टेंस के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो मेन वर्ब के अंतर्गत हम उन वर्ब को पढ़ते हैं जो वाक्य के मुख्य क्रिया के स्थान पर आते हैं। तो इसमें जो बुक में लिखा होगा वो आपको डिस्कस करके बताएंगे, प्लस जो नहीं लिखा है या अदर बुक्स में है, एडवांस बुक्स में, वो भी हम आपको बता देंगे।
ऑक्सिलरीज वर्ब वे वर्ब्स जो अन्य वर्ब्स के साथ प्रयोग होते हैं ऑक्सिलरीज वर्ब कहलाते हैं। इन्हें हेल्पिंग या हेल्पिंग वर्ब भी कहते हैं। फर्स्ट है मॉडल ऑक्सिलरीज वर्ब। कौन कौन से होते हैं? कैन, कुड, मे, माइट, शैल, शुड, विल, वुड, शुड, मस्ट, ओट, टू या मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब भी हैं। इनका प्रयोग सिर्फ हेल्पिंग वर्ब के रूप में ही किया जा सकता है। जैसा कि एग्जाम्पल में दिया गया फर्स्ट, सी कैन रन फास्ट। तो यहाँ पे जो कैन है वो मॉडल का यूज हो रहा है, रन मेन वर्ब है, क्योंकि कैन की अभी मॉडल वर्ब या जो मेन वर्ब होती है हेल्पिंग वर्ब, उसको हम 5 रूप में नहीं लिख सकते हैं। और जो मेन वर्ब होगी उसके हम 5 टाइप बना सकते हैं। जैसे रन है, रन का रन, रेन, रन, रनिंग, रन्स हो जाएगा। लेकिन कैन का कैन ही रहेगा। ना तो कैन कर सकते हैं, ना कैंड कर सकते हैं, ना कैनिंग कर सकते हैं, ये कुछ भी हम नहीं लिख सकते हैं। तो मॉडल वर्ब से हमें यह पता चल जाएगा कि टेंस किस टाइप में दिया गया। तो यहाँ पर कैन दिया गया है तो इसका मतलब है कि ये प्रेजेंट में दिया गया है कि सी कैन रन फास्ट, कि वह तेज दौड़ सकता है। लेकिन अगर कुड लिखा होता तो इसका मतलब है कि पास्ट के बारे में बता रहा है कि वह तेज दौड़ सकती थी पर दौड़ी नहीं, या जो भी उसका मीन्स होगा। सेकेंड है जैसे यू शुड स्टडी इंग्लिश, तुम्हें इंग्लिश पढ़ना चाहिए। अब यहाँ पर शुड का यूज मॉडल वर्ब के रूप में यूज हुआ कि वह इंग्लिश पढ़ सकता था। तो यहाँ पर 2 तरीके से यूज कर सकते हैं कि वो पास्ट की बात हो रही था के रूप में, ठीक है, पास्ट। अब वो पढ़ सकता था लेकिन उसने पढ़ी नहीं। या यू शुड स्टडी इंग्लिश, कि तुम्हें इंग्लिश पढ़नी चाहिए। जब पढ़ नहीं सकते थे तभी तो इंग्लिश पढ़ेंगे। अगर पढ़ सकते थे तो इंग्लिश हम पढ़ के क्या करेंगे? जैसे यहाँ पे हिंदी है, हिंदी की कोई ट्यूशन नहीं लगाता है, क्योंकि हिंदी सबको आती है, सब बोल लेते हैं। कोई भी फर्स्ट सेकंड थर्ड क्लास में स्पेशल हिंदी की क्लासेस नहीं लगाता है। 9th में भी कोई इंग्लिश की क्लासेस नहीं लगाता है, क्योंकि फर्स्ट सेकंड मान लिया स्मॉल क्लासेस हैं, 9th में आते हैं। 8, 9, 10, 11, 12 इसमें कोई भी हिंदी की स्पेशल क्लासेस नहीं लगवाता है। अगर लगवाता है तो वो है मैथ, साइंस, इंग्लिश। तो इंग्लिश की भी लगाता है आदमी, और मैथ की भी लगाता है, और उसके बाद हो गई हमारी साइंस की। इन सब की लगती है, ठीक है। और साइंस में भी पार्ट डिवाइड होते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो। फिर फिजिक्स भी टूट जाती है जब हम इंटर में आते हैं। एक होती है स्टैटिक, डायनामिक्स। फिर उसके बाद यहाँ पर कार्बनिक आ जाएगी, नॉन कार्बनिक आ जाएगी। फिर उसके बाद बायो में 2 पार्ट में टूटती है। एक ह्यूमन स्ट्रक्चर पढ़ाया जाता है, दूसरा एनिमल्स एंड प्लांट के बारे में। ऐसे हमारी मैथ जैसे जैसे क्लासेस बढ़ते जाते हैं वैसे वैसे इसका बॉन्ड टूटता जाता है। छोटे क्लासेस में पूरी एक बुक होती है, जैसे जैसे पढ़ते जाते हैं अगले स्टेप पर या अगले क्लास पे, वैसे वैसे ही वो सारे चैप्टर एक बुक क्रिएट करते जाते हैं। फिर एक बुक से सेकेंड बुक उसका पार्ट आ जाता है। जैसे फर्स्ट सेकंड थर्ड में मैथ होती है, 8th में अर्थमेटिक, अलजेब्रा और ज्योमेट्री होती है। फिर उसके बाद 9th 10th में टूट कर ये 6 पार्ट में टूट जाती है। कैलकुलस आ जाती है, और उसके बाद ट्रिग्नोमेट्री आ जाती है, ज्योमेट्री आ जाती है, और भी बहुत सारी हैं। अगर नेट पर देखेंगे तो आपको 1000 से ऊपर भी मैथ के बुक्स मिल जाएंगी, क्योंकि एक जो चैप्टर होता है पूरी पूरी बुक होती हैं। और उनके बारे में डीपली से पढ़ने के लिए मैंने भी एक साइट पे देखा था, उस पे दिखाया गया था कि मैथ का कभी एंड नहीं होगा, क्योंकि ये इन्फिनिटी है। जब नंबरों का एंड नहीं हो सकता, क्योंकि हमारी एंड तभी होगी जब जानने की इच्छा ख़त्म कर दें कि ये क्या है, ये पूछना ख़त्म कर दें तो सभी सब्जेक्ट और सभी चैप्टर फिनिश हो जाएंगे। और ये तभी होता है जब किसी की डेथ हो जाती है, वो मर जाए। तो आगे हम अपना सिलेबस देखते हैं। इसमें दे रखा है सेकेंड, मार्जिनल ऑक्सिलरीज वर्ब किसे कहते हैं? तो मार्जिनल ऑक्सिलरीज वर्ब यूज टू नीड, डेयर। मार्जिनल ऑक्सिलरीज वर्ब हैं ये ऐसे मॉडल्स हैं जिनका प्रयोग वाक्य में मेन वर्ब, नीड एवं डेयर और एडजेक्टिव यूज टू के रूप में भी हो सकता है, ठीक है। तो इनको हम एक हेल्पिंग रूप में, हेल्पिंग वर्ब के रूप में भी यूज करते हैं। सेकेंड होता है मेन वर्ब के रूप में भी इसको यूज करते हैं। इसको देखते हैं आगे। जैसे यहाँ से आई एम यूज टू स्लीपिंग लेट एट नाइट। अब यहाँ पर ये यूज टू का प्रयोग किया गया है एडजेक्टिव के रूप में। यूज टू कभी भी यूज होता है तो इसका मतलब होता है पास्ट हैबिचुअल आदत के लिए यूज किया जाता है, कि मैं शाम को देर से सोया करता था।
अब सो रहे हैं या नहीं सो रहे हैं वो तो अलग की बात है, बस आदत दिखाते हैं। कभी जैसे हम टहल रहे होते हैं या कुछ भी बताते हैं किसी को कि हाँ हम पढ़ते थे या जाया करते थे या हम चाय पिया करते थे या हम आते थे दोस्तों के साथ खेला करते थे। अब ज़रूरी नहीं कि उस समय हम खेल रहे हैं या छोड़ दिए हैं। अब ये तो व्यक्ति के ऊपर डिपेंड है। बस शब्द को समझने के लिए ये शब्द यूज किया गया है, यूज्ड टू, कि हम यहाँ आया करते थे। सेकंड है आई नीड यू, तो इसका मतलब हो जाएगा कि मुझे तुम्हारी ज़रूरत है। ठीक है। थर्ड वाले में यू नीड नॉट कम टुमारो, मैं नहीं चाहता कि तुम यहाँ आओ। यहाँ पर है हेल्पिंग वर्ब के रूप में आ गया है। ना आना या ना पसंद करना, कि मत आओ यहाँ, मैं तुम्हें पसंद नहीं करता हूँ। डायरेक्टली दो तरीके से इसे बोल सकते हैं। कोई भी सेंटेंस होता है तो उसका एक मतलब नहीं होता है, उसके कई मतलब होते हैं। ठीक है। जैसा व्यक्ति होता है वैसे उसके मतलब होते हैं। जैसे एस यू माइंड एस यू फाइंड, जैसा आप सोचते हैं वैसा ही आपको मिलेगा। ठीक है। अब जैसे हम आपको बताते हैं कि मैं यहाँ पे लिख दिया, मैं एक लड़का हूँ, तो इसको हम दो तरीके से बोल सकते हैं। पहला हो जाएगा आई एम ए बॉय। ठीक है। सेकंड, इसका मीनिंग ना बदले और जो भी मैं कहूँ आदमी तुरंत समझ जाए कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। तो सेकंड आ जाएगा आई एम नॉट ए गर्ल, तो इसका मतलब कि मैं एक लड़की नहीं हूँ। तो दूसरा ऑप्शन होता है कि मैं लड़का हूँ। ठीक है। यही दो लोग यहाँ पर रहते हैं, या तो एक लड़का होगा या फिर लड़की होगी। तो पहले वाले में मैंने कह दिया कि मैं एक लड़का हूँ, सेकंड वाले में मैंने कह दिया कि मैं एक लड़की नहीं हूँ। जैसे रास्ते में या रोड पर होते हैं, कोई पूछ लेता है कि ये लड़का है या लड़की, तो हम कहते हैं नहीं ये लड़का नहीं है, तो इसका मतलब लड़की है। या हमने कह दिया कि ये लड़की है, दो में से कोई सा भी एक सेंटेंस यूज कर सकते हैं। इसी तरीके से कि आपकी मेंटलिटी के ऊपर है कि आप कैसे इसको समझ रहे हैं। थर्ड है सी डज नॉट डेयर टू कम होम लेट, कि वह नहीं चाहती कि आप देर से घर आएँ। तो यहाँ पे इन्फिनेटिव वर्ब क्या होती है? इन्फिनेटिव वर्ब वो होती है जिसके पहले टू लग जाए और टू के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज होती है। ये इसका नियम है। ठीक है। और नियम किसने बनाए हैं? ये नियम जिसकी लैंग्वेज है उसने खुद ये बनाए हैं। क्यों बनाए हैं इसके बारे में आपको हम किसी अन्य वीडियो में बताएंगे। जब आप पूछेंगे तब बता देंगे क्यों लोग अपनी लैंग्वेज को अलग बनाते हैं, एक ही लैंग्वेज क्यों नहीं चलाते हैं। इसके बाद है बी, आई डेयर नॉट, ये आई डेयर नॉट इंटर हिज रूम विदाउट परमिशन, मैं उसके रूम में बिना परमिशन के जाना नहीं चाहता, या वो जहाँ पसंद नहीं करता। यहाँ पे डेयर का मतलब होता है पसंद करना, नापसंद करना। जैसे हाउ डेयर यू, कि मैं तुम्हें पसंद नहीं करता हूँ, मैं नफरत करता हूँ, जो भी बोलना चाहें तो बोल सकते हैं, इनडायरेक्टली या डायरेक्टली। ठीक है। तो ऐसे यहाँ पर कि मैं उसके कमरे में बगैर परमिशन के जाना पसंद नहीं करता या नहीं जाना चाहता हूँ, या उसकी हिम्मत नहीं है या मेरी हिम्मत नहीं है, जो भी आप यहाँ पर समझना चाहें समझ सकते हैं, बोलना चाहें बोल सकते हैं। अकॉर्डिंग टू व्यक्ति के माइंड के ऊपर है कि आप क्या बोल रहे हैं। अगर उसको नहीं समझ में आ रहा है तो दूसरा शब्द या वर्ड ऐसा बोलते हैं जो उसके माइंड में फीड हो। ठीक है। जैसे छोटे होते हैं तो हमको हर चीज़ बताई जाती है, यहाँ देखो वहाँ देखो, ये वो है, ये है। और जब तक हमारे माइंड से उस शब्द का कनेक्शन नहीं होता हमें वो चीज़ नहीं समझ में आती है। जैसे न्यू जनरेशन है तो उसे नेत्र पता है, आई पता है, आँख पता है, लेकिन लोचन नहीं पता है। ठीक है। पुराने समय में लोचन चलता था। ऐसे ईख, ईख मीन्स होता है गन्ना। अब जिसे पता होगा वो तो जान जाएगा ईख, नहीं तो अदरवाइज शुगर कहो या फिर गन्ना कहो। ठीक है। तो ऐसे है कि पुराने के समय में संस्कृत, हिंदी और इंग्लिश ये डिक्शनरी फीड है, और हिंदी के बाद जो नई जनरेशन है उसके माइंड में इंग्लिश और हिंदी की डिक्शनरी अवेलेबल होती है, क्योंकि बच्चों को बचपन से ही ये चीज़ सिखाई जाती है, दिखाई जाती है। इसके बाद है ऑक्सिलरीज वर्ब के मुख्य बिंदु। रूल फर्स्ट हो जाएगा, मॉडल ऑक्सिलरीज वर्ब का प्रयोग मेन वर्ब के रूप में नहीं होता है, इसका प्रयोग हेल्पिंग वर्ब के रूप में होता है। जैसे यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब के रूप में किया गया है यूज। कैन, आई कैन लेफ्ट दिस बॉक्स, मैं इस बॉक्स को उठा सकता हूँ। ठीक है। तो इसका मतलब ये है प्रेजेंट की बात है। ही शुड वर्क हार्ड, वह
कठिन परिश्रम कर सकते थे। एक तो ये मीनिंग हो जाएगा। सेकेंड कि तुम्हें कठिन परिश्रम करना चाहिए। जैसे पेपर दे के आते हैं तो दो ही रिजल्ट होते हैं कि या तो आप कठिन परिश्रम करें या आपने कठिन परिश्रम नहीं किया था, अब करें। दो चॉइसें हैं, ठीक है। प्रिपेयर हो जाएं कैसे भी। समझाने के लिए अलग अलग मेथड होते हैं, जो जैसा समझ जाए। रूल सेकेंड है, मॉडल ऑक्सिलरीज वर्ब का वर्ब फर्स्ट, सेकेंड, वर्ब थर्ड,